नमस्कार साथियों। मैं आशा करता हूँ आप सभी शानदार होंगे और आप अपने स्टडी पर फोकस कर पा रहे होंगे। तो देखिए, पहले कुछ अनाउंसमेंट है, उसको अनाउंस कर देता हूँ, फिर जाके मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। तो देखिए, इस क्लास का मेन मकसद है जिन यूपीएससी एस्पिरेंट को सीसेट के अंदर किसी भी तरह का दिक्कत होता है। अब देखिए, आज के डेट में क्या है, यूपीएससी जिस तरीके से डायनामिज्म की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सीसेट के अंदर दिक्कत हो जाता है। और ख़ास करके ये जीएस नहीं है। जीएस में तो चलिए ठीक है, आप पढ़ पढ़ के है ना चीज़ों को अपने अंडर ले आते हैं, पर सीसेट के अंदर जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी, तब तक आपसे संभलेगा नहीं है। और देखिए, हम पीवाईक्यू के थ्रू जिस टाइप से यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछा है और जिस तरीके से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछने का तरीका अपनाया है, उस तरीके से अगर आगे भी आता रहे तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना। और देखिएगा, यूपीएससी का क्वेश्चन कि कहीं से भी मैच नहीं होता है। आप किसी भी बुक को उठा के देख लीजिए, कहीं से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसका खुद का क्वेश्चंस क्रिएट किया होता है। कहीं से कॉपी पेस्ट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, ये मैं पहले समझा देता हूँ। उसके बाद मैं देखिए, है ना, यहाँ जो इस क्लास के अंदर होने वाला है, ये पहले तो सारे बेसिक क्लियर करेंगे। ठीक है, बेसिक क्लियर करने के बाद हम पीवाईक्यू उठाएंगे। ठीक है, यानी कि हो सकता है टॉपिक वाइज भी हम करते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और आप ये भी एनालिसिस करेंगे कि पीवाईक्यू किस पैटर्न पे जा रहा है, कहाँ कहाँ से टॉपिक, किस टॉपिक से क्वेश्चंस उठा रहा है, ठीक है, तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरी बात, यूपीएससी एक पर्टिकुलर सेगमेंट से अगर क्वेश्चन भी उठा लेगा तो आपको हो सकता है अता पता भी ना चले। ठीक है, कुछ पता नहीं चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन दे दिया, जबकि रहता उसी टॉपिक से, लेकिन इस तरीके से पैटर्न चेंज करके देता है, इस तरीके से डायनामिज्म की तरफ मूव करके चलता है कि है ना, किसी को पता ही नहीं चलता कि ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था या फिर ये रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का था या किसी और टॉपिक से। ठीक है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल एनालिटिकल माइंडसेट चाहिए होगा। जब तक आप चीज़ों को इंटरलिंक करके नहीं जोड़ेंगे, तब तक आपसे ये चीज़ नहीं संभलेगा। ठीक है, और इसका सीसेट का एक खासियत बात है, खास बात ये है कि ऐसा नहीं है कि केवल आप सीसेट में आप इस चीज़ को करेंगे, बल्कि अगर आपका ये जो माइंडसेट मैं बता रहा हूँ, देखिए मेरे साथ पढ़ते पढ़ते है ना, आपका जो जिस टाइप से माइंडसेट डेवलप होना चाहिए, अगर वो डेवलप हो गया, जैसे यूपीएससी जनरली किस चीज़ पे फोकस करती है, कॉमन बेस्ड पर और लॉजिकल बेस्ड पर, और यू कैन से एनालिटिकल माइंडसेट। ठीक है, तो ऐसे अगर इस तरीके से माइंड डेवलपमेंट हो गया, माइंड मेकअप हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको कहीं न कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जीएस में भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। नॉट ओनली जीएस, बल्कि आप अगर आईएएस बन के कल के डेट में किसी भी कैडर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि है ना, वहाँ पर आपको हो सकता है क्विक डिसीजन लेना पड़ सकता है, हो सकता है आपके साथ एक ही बार में मल्टीपल टाइप के डिसीजन आ जाएगा लेने को। ठीक है, या हो सकता है एक ही टाइम में बहुत सारे ऐसा इंसिडेंट्स आ जाएगा जिसको आपको टैकल करना पड़ेगा। ठीक है, और वह जीएस पढ़ने से बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, बल्कि ये सीसेट का मकसद ही वही है कि आप किसी भी चीज़ को कितना जल्दी डिसीजन ले पाते हैं और कितना इफ़िशिएंट तरीके से ले पाते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। ठीक है, हाँ, तो अब
इतना कहने के बाद आप समझ गए होंगे कि सीसेट का मकसद क्या है। अब देखिए, एक तो क्या क्या सेगमेंट है पहले समझ लीजिए। पहला सेगमेंट तो आपका मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स मतलब वो नहीं कि रॉकेट्स है वो, है ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं, ठीक है। आपको एक बेसिक मैथ्स का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। और देखिए, बेसिक कहकर आपको अगर सिलेबस पता हो तो आप सिलेबस में यही दे रखा है 10th लेवल, 10th स्टैंडर्ड। लेकिन क्योंकि आप एटलीस्ट ग्रेजुएट होंगे, यूपीएससी के पेपर में अगर बैठ रहे हैं तो एटलीस्ट ग्रेजुएट ही बैठ सकता है, या कोई बैठ रहे होंगे, ठीक है। तो अब देखिए, तो उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, ठीक है। भले ही सिलेबस 10th स्टैंडर्ड का है, लेकिन ऐसा नहीं कि 10th स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन भी पूछ दे जो आपने 10th में पढ़ा है, ठीक है। कुछ ना कुछ अलग तो होगा ना, कुछ ना कुछ अलग डिमांड करेगा यूपीएससी, और वही करता ही है, ठीक है। और दूसरी बात, वहीं से मैंने बोला ना, पहले भी बोला था कि क्वेश्चन किसी टॉपिक से उठा कर दे देगा तो आपको अता पता भी नहीं चलेगा कैसे क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ आपका माइंड मेकअप और आपका एनालिटिकल कैपेसिटी चेक करना चाह रहा है, ठीक है। ये चीज आ गया तो आपको सारे क्वेश्चंस इजी लगेगा। ये मतलब ये मेरी बात आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। ये है। अब ये चीज़ धीरे धीरे जैसे मैं क्लास कंप्लीट करूँगा, मतलब कंप्लीट सीसेट का क्लास करूँगा, तो आपको किस तरीके से ये चीज़ होना चाहिए, है ना, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगा। कहते हैं ना, जिस माहौल में आप रहते हैं, ठीक है, वैसे ही माइंड सेटअप हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसा ही माइंड सेट हो जाएगा, वैसे ही माइंड का जो प्रोग्रामिंग होता है ना, उसी टाइप से आपका माइंड प्रोग्रामिंग बन जाएगा, ठीक है। और अगर जिस माहौल में रहेंगे, अगर आप एनालिटिकल माइंडसेट पर मतलब थिंकर या फिर इस टाइप से जो बिल्कुल एनालिटिकल सोचता है, ऐसे लोगों के बीच रहेंगे तो आपका भी धीरे धीरे उस इन्वायरमेंट में आपका माइंड सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे मतलब जो अच्छा सोचता हो, है ना। एक होता है ऑलराउंडर, या फिर क्या कहते हैं जिसको अनबायस्ड तरीके से सोचता है, हर चीज़ को न्यूट्रल वे में लेकर चलता है, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी को भी देखना, हर चीज़ को देखना आपको, ठीक है। और हमेशा एक एडमिनिस्ट्रेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा, तभी जाके कहीं ना कहीं यूपीएससी के अंदर आपको एक जगह मिलेगा, ठीक है। और ये चीज़ कैसे आएगा, ये तो देखिए, इतने सारे डाइवर्स सब्जेक्ट होने का क्या रीज़न है। यही मैंने जो अभी तक समझाया ना, इसका रीज़न यही है, क्योंकि आपको सोसाइटी के अंदर भी रहना है, सोसाइटी को देखना भी, हर तरीके से, हर तरीके के लोग से आपको मिलना पड़ेगा, हर तरीके के, है ना, माहौल में जाना पड़ेगा, हर तरीके के लैंग्वेज को टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद उस सोसाइटी का आपके पास अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अब वो अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगा, तो जीएस का इतने सारे पोर्शंस पढ़ते हैं, इतने सारे सेगमेंट पढ़ते हैं, तो वहाँ से आएगा, ठीक है। और उस चीज़ को सेव करने के लिए आपका सीसेट जो है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि उस चीज़ को आप कहाँ अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो चीज़ जीएस में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में ये चीज़ आपको इन्हांस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब कैसे होगा कि किसी भी डिसीजन को कितना जल्दी, कितना एफिशिएंट तरीके से ले सकते हैं, वो सारे यहीं से सीखने को मिलेगा। अब देखिए, सीसेट के अंदर 3 सेगमेंट, एक मैथ्स, दूसरा रीजनिंग और तीसरा इंग्लिश। इंग्लिश बोले तो कॉम्प्रहेंशन, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। अब देखिए, मैथ्स का क्या मतलब है। मैथ्स का मतलब है एक आपका मैथमेटिकल लैंग्वेज, कहते हैं ना, वो चीज़ आ जाए। और है ना, कहीं पर भी जाएंगे तो हर जगह देखिए, मैथ्स का एप्लीकेशन हर जगह, हर फील्ड में है, ठीक है। इसलिए मैथ्स को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं दुकान भी जाएंगे तो वहाँ आपको मैथ्स दिखने को मिल जाएगा। आप कहीं सोसाइटी के अंदर जाएंगे, सेंसस करेंगे, वहाँ आपको मैथमेटिक्स दिख जाएगा, ठीक है। इसलिए इस लेवल का मैथ्स कंपलसरी है, ठीक है। इसलिए मैथ्स को कभी इग्नोर मत कीजिए।
इसके पॉइंट से भी सीसैट के अंदर मैथ्स डाला हुआ है। दूसरी बात रीजनिंग। रीजनिंग क्या है, आपका लॉजिक कितना स्ट्रांग है, कितने लॉजिकली आप सोच पा रहे हैं, कितने स्ट्रांग तरीके से किसी चीज़ को डिसीजन दे पा रहे हैं, तो वो आपको रीजनिंग सिखाएगा। ठीक है। तीसरा जो इंग्लिश सेगमेंट है, आप कह सकते हैं रीडिंग कम्प्रहेंशन। तो कम्प्रहेंशन का मतलब ही होता है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। और वो अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगा, वो अंडरस्टैंडिंग आपको धीरे धीरे बुक्स पढ़ने से, या फिर है ना है ना अलग अलग पेपर्स आते हैं। ठीक है। या फिर किसी चीज़ कोई भी है ना क्या कहते हैं छोटे छोटे आर्टिकल्स, या फिर कह लीजिए मैगजीन्स, या फिर जो बचपन में चिपको को क्या 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 वो चंपक वगैरह आता था, है ना, या फिर इस टाइप से आपको पढ़ने से ये चीज़ आएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी लैंग्वेज के प्रति भी, और एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि किसी भी चीज़ को पढ़ के आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, किसी को समझा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए इससे आपका क्या हो, केवल लैंग्वेज बूस्ट नहीं होगा, बल्कि एक अंडरस्टैंडिंग और जो कम्युनिकेशन का वे होता है ना, वो आपका डेवलप होगा। ठीक है। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि आप सोसाइटी के अंदर जाएंगे, आपका सोसाइटी और आपके बीच तालमेल नहीं बैठेगा तो डिस्प्यूट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है। आपको आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है लोगों के साथ, वो चीज़ आरसी से ही आएगा। ठीक है। इसीलिए आरसी का मकसद ही यही होता है। ठीक है। चलिए इतना है। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, और ये सब आ गया तो आपके लिए जीएस भी इजी आएगा, हो जाएगा। ठीक है। बशर्ते कि जीएस में क्या है, आपको थोड़ा सा इसके साथ साथ पढ़ना है। ठीक है। और वही मार वही खाते हैं ना लोग, पढ़ाई में कमी कर देते हैं तो वहाँ पर पीछे रह जाता है जीएस में। जीएस में बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। ठीक है। बस आप पढ़ाई में कमी नहीं करना चाहिए उसमें। ठीक है। और ये देखिए केवल पढ़ने से नहीं आएगा। ठीक है। कोई समझाने वाला भी होना चाहिए, और ठीक ठाक समझाने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे गरे आज के डेट में देख रहे हैं यूट्यूब पे भर भर के भरे पड़े हैं, या फिर सोशल मीडिया पे भर भर के ऐसे लोग, हर कोई पढ़ा रहा है, लेकिन उस लेवल का जो अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल एनालिसिस और ये सब डायनामिज्म की तरफ कोई समझाने वाला होना चाहिए। ठीक है। ताकि आपका माइंड डाइवर्स तरीके से सोच पाए, आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाए। ठीक है। ये चीज़ है। चलिए अब आज का जो है शुरू करेंगे नंबर सिस्टम से, क्योंकि आपको पता है नंबर सिस्टम का जो है 10 से लेके 20 क्वेश्चन तक आ जाता है। और ये अगर सेगमेंट अगर तैयार हो गया, ठीक है, तो समझ लीजिए 25% आप सी सैट का जो है ना कमांड कर चुके हैं। ठीक है। क्योंकि जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के आदमी होंगे, ठीक है, उसको आरसी लगभग 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत हद तक तो आई मतलब होता ही है, वही करता ही वो। ठीक है। और मैथ्स का अगर ये सेगमेंट हो गया, तो अगर 10 क्वेश्चन भी आया मान के चलिए, ठीक है, और देखिए 10 क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है, घुमा फिरा कर आता है। ठीक है। तो आपको उस चीज़ को समझना भी पड़ेगा, और वो चीज़ मैं समझाऊंगा, उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए, तो हम नंबर सिस्टम शुरू करते हैं। ठीक है। तो देखिए पहले ये समझाइए आप लोग कि नंबर सिस्टम क्या है, ये है क्या मतलब। ठीक है। तो देखिए मैं इस चीज़ को एक प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूँ। जैसे आप जिस भी कंट्री से है, ऑब्वियस सी बात है इंडिया से है, ठीक है ना, इंडिया से है, तो इंडिया में क्या है, गवर्नमेंट का सिस्टम है। ठीक है। अब गवर्नमेंट का सिस्टम है, तो सिस्टम का क्या मतलब होता है, तो देखिए सिस्टम का मतलब होता है कोई भी पद्धति या इस टाइप से, है ना, मतलब किसी चीज़ का चल कैसे रहा है, किस सिस्टम में चल रहा है। ठीक है। और उसका तरीका क्या है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे, कैसे करेंगे, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन समझ लीजिए एक तरह से। ठीक है। तो सिस्टम का मतलब हो गया उसके अंदर रह के सारी चीज़ को कंट्रोल करना। ठीक है। तो ऐसे ही नंबर सिस्टम, तो यानी कि नंबर का एक सिस्टम है। ठीक है। जिसके अंदर नंबर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। क्या किया जाता है, नंबर को कंट्रोल किया जाता है। अब इसमें हम बात करेंगे तो जैसे देखिए अलग अलग सिस्टम होते हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम को है ना अपनाया जाता है। ठीक है। जैसे इंडिया में अगर बात करेंगे, इंडिया में क्या है कि एक तो डेसिमल सिस्टम आप पढ़ते होंगे। ठीक है।
तो डेसिमल नाम से ही पता चल रहा है, डेसी मतलब 10, ठीक है। तो देखिए डेसिमल सिस्टम जिसमें 10 डिजिट का यूज करते हैं, क्या करते हैं, 10 डिजिट का यूज करते हैं, डेसिमल सिस्टम। अब देखिए डेसिमल सिस्टम जिसमें 10 डिजिट का यूज करते हैं, कितने डिजिट, 10 डिजिट्स, ठीक है। अब देखिए 10 डिजिट्स क्या है, जीरो से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी 9 तक, ठीक है। 0 से लेके 9 तक, तो 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट और 0 इंक्लूड है तो 10 डिजिट हो गया। अब देखिए 0 से लेके 9 तक आप सोचिए, यही डिजिट यूज करके दुनिया का सारा नंबर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। कुछ भी लिखेंगे, करोड़ अरब खरब जो भी लिखना है, ठीक है, इतने डिजिट का यूज करके सारे नंबर आप फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखिए एक होता बाइनरी सिस्टम, आप कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर यूज करते हैं, क्या आपका लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझ रहा है तो कैसे कैसे काम करता है, काम ऐसे करता है, तो पहले क्या करेगा, आपके लैंग्वेज को कंप्यूटर अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, इंटरप्रेट कर लेता है, और इसमें चलता है बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम में बाई का मतलब क्या होता है, टू, बाई का मतलब टू होता है, ठीक है। यानी कि 2 डिजिट का यूज होगा इसमें। क्लियर है। कितने डिजिट्स, 2 डिजिट्स। ये क्या है, 0 एंड 1, ठीक है, 0 एंड 1, ठीक है। फिर हम कन्वर्जन भी समझाएंगे बाद में, ठीक है, कैसे डेसिमल से है ना बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर टर्नरी सिस्टम भी होता है, ऑक्टल सिस्टम होता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम कर देते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत सारे सेगमेंट पे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो जिस पर क्वेश्चन अराइज होता है उसको डिटेल में कर लेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू होना चाहिए आपके पास, हर चीज़ का जानकारी थोड़े थोड़े होना चाहिए, लेकिन जिस जहाँ से क्वेश्चन बनेगा हम ऑलरेडी उस चीज़ को कवर कर देंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो बाइनरी सिस्टम, तो बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट 0 और 1। उसके बाद टर्नरी सिस्टम, टर्नरी सिस्टम, ठीक है। तो देखिए टर्नरी सिस्टम में क्या होता है, 3 डिजिट की यूज होता है, कितने, 3 डिजिट। ये क्या है, 0 1 2 ये है, ठीक है। उसके बाद ऑक्टल सिस्टम, ठीक है, ऑक्टल सिस्टम, ठीक है। तो ऑक्टल सिस्टम 8 डिजिट, कितने डिजिट, 8 डिजिट, 8 डिजिट है। और इसमें क्या क्या है, 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक, ठीक है। फिर हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, इसमें 16 डिजिट का यूज होता है। अब देखिए इसमें 16 डिजिट का यूज होता है, और ये है 0 से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 9 तक तो होता ही है। उसके बाद ये 10 हो गया, और ए बी सी डी ई एफ तक, कहाँ तक, एफ तक, ठीक है। तो कहने का मतलब 0 से लेकर 9 तक हो गया, फिर एफ तक इंक्लूड होता है। क्लियर है। हालांकि ये सब नहीं पूछेगा, ठीक है, एक मतलब ओवरव्यू के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये क्लियर है। अब देखिए टाइप्स ऑफ नंबर, यानी समझिए नंबर कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, कैसे कैसे नंबर का डिवीजन हुआ, वो चीज़ समझिए, ठीक है। हाँ, अब देखिए पूरे नंबर को, ठीक है, पूरे नंबर को आप 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पूरे नंबर को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, दूसरा है, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। अब ये क्या हुआ, रियल और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो देखिए इमेजिनरी नंबर जिसको केवल इमेजिन कर सकते हैं, कॉपी पर नहीं लिख सकते हैं, यानी कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसा नंबर को इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। और रियल नंबर नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, ऐसा नंबर जो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है उसको रियल नंबर कहेंगे। अब देखिए यूपीएससी यहीं से भी एक क्वेश्चन उठा देगा कि ऑल नंबर, ठीक है, ऑल नंबर आर इमेजिनरी नंबर,
देखिए स्टेटमेंट के विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, ये है। अब कहेगा पहला स्टेटमेंट देगा कि ऑल रियल नंबर आर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट देगा इमेजिनरी नंबर में बी, ध्यान दीजिएगा मे बी लिख दिया है, मे बी रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए कई बार होता है कि मे बी लिखा है तो सही हो सकता है, सोचने लग जाता है, तो यूपीएससी आपको कहीं न कहीं फंसा देता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इमेजिनरी नंबर मे बी रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, दोनों का बाइफरकेट है, मतलब नंबर सिस्टम को, नंबर को टू टाइप्स में, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ है ना, तो कभी इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता रियल नंबर। ठीक है, और ना ही रियल नंबर इमेजिनरी नंबर। जब रियल है तो इमेजिनरी क्यों होगा, सोचने वाली बात है। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। यहाँ एक में माइट में था ना, तो में समझ के करेक्ट मत मत कर दीजिएगा। ठीक है, ये है। चलिए अब जो है रियल नंबर, अब इमेजिनरी नंबर तो आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, रियल नंबर पर फोकस करना है। क्या करना है, रियल नंबर पर फोकस करना। अब रियल नंबर क्या क्या हो सकता है, अब देखिए रियल नंबर आपका जो है, ठीक है, ये जितने भी इंटीजर्स पढ़ते हैं, ठीक है, सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, फिर सारे आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। फिर इस टाइप से, फिर इंटीजर्स की अगर बात करें, अब देखिए ये अगर बात किया जाए इंटीजर्स और रेशनल इरेशनल। ठीक, अब इंटीजर्स की बात करें तो देखिए इंटीजर्स में क्या है कि आपका इवन नंबर आ जाएगा। ठीक है, ओड नंबर आ जाएगा। ठीक है, फिर और क्या क्या आएगा बताइए, ओड नंबर, फिर प्राइम नंबर, फिर आपका प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, फिर कंपोजिट नंबर आ जाएगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर, फिर ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, फिर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, ये सारे इंटीजर्स के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज अब देखिए ये जितने भी है इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी। ठीक है, इस पे भी यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कहेगा ऑल इवन नंबर आर इंटीजर्स, करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल इंटीजर्स आर इवन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स जो है ओड भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑल तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, फिर कहेगा ऑल प्राइम नंबर आर इंटीजर। ठीक है, ये करेक्ट है क्योंकि जितने प्राइम नंबर होगा इंटीजर्स होगा। ठीक है ना, लेकिन ऑल इंटीजर्स आर नॉट प्राइम। ठीक है, ऑल इंटीजर्स आर नॉट प्राइम। फिर ऑल इंटीजर्स आर कंपोजिट नंबर, नो, इनकरेक्ट है। अगर यहीं पे पूछे ऑल कंपोजिट नंबर आर इंटीजर, देन इट इज करेक्ट। ठीक है, फिर इस टाइप से आप कोरिलेट करके पढ़िए। ठीक है, क्या पता कब यूपीएससी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले आपसे, एक छोटा छोटा चीज से उठाकर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये सब छोटा छोटा चीज है, लेकिन यूपीएससी यहीं से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप जो है 2 मिनट के अंदर फंस जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो फंसना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करना और यूपीएससी को ही फंसा देना है। ठीक है, ये चीज है। उसी तरह से को प्राइम है, तो को प्राइम एक बार थोड़ा थोड़ा करके हम सबको समझा देते हैं ताकि आपको समझने में आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स जो है ये इसमें जीरो, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर सब आ गया। यानी जीरो, देखिए जैसे नंबर लाइन होता है, यहाँ जीरो लिखते हैं, यहाँ नेगेटिव नंबर, इधर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये तो नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जो होगा, ठीक है, वही इंटीजर्स। ठीक है, अब इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होगा, क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। और ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। प्राइम नंबर जो जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर्स होगा,
जिसका केवल 2 फैक्टर्स होगा वो प्राइम नंबर होगा, या फिर ऐसे कह लीजिए जो एक और इटसेल्फ से डिवाइड होगा, बाकी किसी नंबर से नहीं होगा, वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है। फिर कंपोजिट नंबर हो गया। तो कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे? कंपोजिट नंबर वो नंबर होगा जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होगा, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होगा। फिर ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर वैसे नंबर होता है, यानी कि पेयर ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, जिसके बीच का डिफरेंस 2 होता है। पेयर ऑफ प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 2 होता है। जैसे 3 एंड 5, 3 एंड 5 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। उसी तरह से 5 एंड 7, ये भी इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। ठीक है। फिर को प्राइम हो गया। को प्राइम का मतलब हो गया वैसे नंबर जिसका HCF 1 होता है, जिसका HCF 1 होता है उसको कहेंगे को प्राइम नंबर। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ समझिएगा। रेशनल एक था, रेशनल नंबर क्या है? एक है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको PYQ के रूप में लिख सकते हैं, जिसको PYQ के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखिए रेशनल नंबर को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ये इसका डिवीजन अगर बात करें तो ये होता है, एक तो होता है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अब इसका मतलब क्या हो गया? जब आप डिवाइड करते हो, ठीक है, तो एक सर्टेन डिजिट के बाद जो है ना वो स्टॉप हो जाता है। जैसे जैसे अगर 2 बाई कितने 4 किया जाए, 2/4 या 1/4, 1/2, 1/2 करोगे तो ये कितना होता है? 0.5। तो स्टॉप हो गया ना, 0.5 के बाद स्टॉप हो गया, रुक गया। तो टर्मिनेशन का मतलब ही होता है स्टॉप हो जाना। क्या हो जाना? तो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है। उसके बाद एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का क्या मतलब है? इससे यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चंस पूछा है और पूछता है जनरली। ठीक है ना? इससे और इससे टर्मिनेटिंग पे तो पूछता ही है, फिर ये है ये इस पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पे। ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे आपसे पूछ लेगा कि 1.3 के ऊपर बार है, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ठीक है, इस टाइप से पूछ लेगा। या फिर इसको PYQ के इक्विवेलेंट पूछ लेगा, PYQ के इक्विवेलेंट पूछ लेगा, क्या होगा? तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, वो भी सिखाएंगे धीरे धीरे, सब सारे करेंगे। ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आपको समझना है कि ये टर्मिनेटिंग और ये सब क्या होता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या? तो कहने का मतलब देखिए, जैसे मैंने टर्मिनेटिंग का समझाया कि जैसे मान के चलिए 2 है ना, क्या दे दूँ, 1/2 लिया, 1/2.5 हो गया। फिर उसी तरह से कितना 3/6 ले लिया, तो ये हो गया 0.5 हो गया, 0.5 हो गया। ठीक है। तो इस टाइप से टर्मिनेट हो जाता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये रुक भी नहीं रहा है, ठीक है, और रिपीट भी कर रहा है, जा भी रहा है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब रुक भी नहीं रहा और जा भी रहा है। ठीक है ना, मतलब रुक भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, इस टाइप से। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 1/3 है, 1/3 जो है ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्योंकि इसका वैल्यू कभी रुकेगा नहीं, ये जाता जाएगा। जैसे 0 पॉइंट कितना 3 ये जाते जाएगा। ठीक है, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। ठीक है, दूसरा क्या था? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है?
इरेशनल नंबर का मतलब होता है कि इरेशनल नंबर का मतलब है कि जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो जैसे देखिए, जैसे मान के चलिए √2 है, √2 है, √3 है, √5 है, यानी नॉन स्क्वायर रूट, क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा तो वो सारे नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर। ठीक है, तो ये है इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है which of the following which of the following is are correct, which of the following is are correct। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है ऑल रियल नंबर आर इंटीजर। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है ऑल इंटीजर्स कैन बी रियल नंबर। तीसरा लिखिए ऑल इंटीजर्स आर इरेशनल नंबर। ठीक है, इसके आधार पे दे देगा आपसे इस टाइप से, ओनली वन ऑप्शन करेक्ट, ए। बी में देगा ओनली टू ऑप्शन आर करेक्ट, और सी में दे देगा ओनली थ्री ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, और डी में दे देगा नो वन इज करेक्ट, नो वन इज करेक्ट। ठीक है, तो बताइए कौन सा है ना, नो वन इज करेक्ट। ऑल रियल नंबर आर इंटीजर, होगा, ऑल रियल नंबर आर इंटीजर। तो ऑल रियल नंबर इंटीजर्स थोड़े होता है, रियल के अंदर रेशनल भी आता है। ठीक है, रेशनल में फ्रैक्शन भी आ जाता है, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट, गलत हो गया। ऑल इंटीजर्स कैन बी रियल नंबर, ये है करेक्ट। ठीक है, ये क्योंकि जितने भी इंटीजर्स है वो रियल का ही तो पार्ट था। ठीक है, तो रियल नंबर यानी सारे इंटीजर्स जो होगा रियल नंबर होगा, ये करेक्ट है। फिर ऑल इंटीजर्स आर इरेशनल नंबर, क्या है, इरेशनल नंबर। अब देखिए, ऑल इंटीजर्स आर इरेशनल नंबर, इसका मतलब क्या होता है, ऑल इंटीजर्स आर इरेशनल। देखो, ऑल इंटीजर्स लिखा है, आर इरेशनल को आप क्या लिखेंगे, तो कभी भी ऑल इंटीजर्स इरेशनल होगा क्या, इसका पॉइंट में ही आएगा ना। ठीक है, तो कहने का मतलब इंटीजर्स और इरेशनल नहीं, ये भी गलत हो गया। क्या हो गया, तो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली ऑन ये वाला करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इस टाइप से है। चलिए, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं
अब जितने भी इंटीजर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब इंटीजर्स में आप आ जाइए, ठीक है। इंटीजर्स में जैसे इंटीजर आपने पढ़ा है, ठीक है। इंटीजर्स जो है इसके अंदर नेचुरल नंबर भी आता है, ठीक है, नेचुरल नंबर, फिर आता है आपका होल नंबर, ठीक है, होल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, अब देखिए यहाँ समझना जरूरी है, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, यहाँ से यूपीएससी कई क्वेश्चन पूछा है। तो नेचुरल नंबर पहले समझना है क्या होता है। द नेचुरल नंबर का मतलब हो गया काउंटिंग नंबर, क्या हो गया, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। फिर ये नेचुरल नंबर क्या है ना, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर ये जो है इनफाइनाइट है, कितने हैं, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है। अगर होल नंबर की बात करें तो ये है काउंटिंग नंबर, ठीक है, यानी काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो, मतलब जीरो से शुरू होगा, काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो, इसको कहेंगे होल नंबर, क्या कहेंगे, होल नंबर, ठीक है। यानी जीरो से लेके 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये कहाँ से शुरू होगा, ये 1 से शुरू, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया क्या है, काउंटिंग नंबर, ठीक है। तो काउंटिंग और नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस पता चल गया, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर में पता चल गया, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये चीज आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर, जैसे ये क्या है कि मान के चलिए सम ऑफ नेचुरल नंबर पूछे, क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, जैसे सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये क्या है, या फिर सम ऑफ इवन नंबर, या फिर सम ऑफ ओड नंबर, या फिर सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एन, एन इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, एन इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए ये जितने पढ़ रहे हैं ना, मैं एक बेसिक चीज बताता हूँ एंड आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं होने दूंगा, ठीक है, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। बस मेरे साथ बने रहिए, ठीक है, और एक टाइम आएगा जिसमें आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक है, पूरे मार्केट घूम लीजिए एंड एक प्रॉपर मॉड्यूल में, फिक्स मॉड्यूल में आपको पढ़ा के निकल जाता है आदमी, लेकिन आपको समझ नहीं आता, समझ डेवलप नहीं होता है, फिर जो जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं ना, कॉमन सेंस, लॉजिक एंड वो चीज़ नहीं आ पाता, बच्चे फंस जाते हैं, एग्जाम में जाते ही दिमाग ब्लैंक हो जाता है, ठीक है। तो ये नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको थोड़ा सा मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे साथ साथ आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कैलकुलेशन से रिलेटेड या प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है, ये है, तब जाके थोड़ा है ना राहत मिलेगा, नहीं तो फिर मतलब नहीं बनता, ठीक है। देखिए मैथ्स है और जितने भी ये सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और एक पकड़ आ गया ना, फिर जाके आप बाद में नहीं भी प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर 1-2 घंटा रिवाइज करके चले जाएंगे एग्जाम में, फिर फोड़ के निकल जाएंगे एग्जाम को, ठीक है। यही खासियत होता है मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डेवलप कराना है, और ये डेवलप तब होगा जब मेरे साथ आप बने रहेंगे, क्लियर है। चलिए अब देखिए सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एन, अब देखिए जितने भी है, ठीक है, सबको हम एक ही फॉर्मूले से, एक ही कंसेप्ट से उड़ा देंगे, ठीक है, अलग अलग फॉर्मूला की कोई ज़रूरत नहीं है ना। और जितने भी अलग अलग फॉर्मूला आपने रट रखे होंगे ना, सब का बाप यही है, ठीक है,
सारे फॉर्मूले यहीं से डिराइव होके आएगा, और मैं बताऊंगा भी वो कैसे डिराइव होके आया है, वो सारे एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब बात करते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर की। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर, 100 नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है 1 + 2 + 3 प्लस अप टू कहाँ तक 99 + 100, ये मतलब हुआ। अब देखिए इतना तो आप करेंगे नहीं, तो कोई न कोई आपको लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा, या कोई न कोई फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, या कोई न कोई कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है? ठीक है, अब देखिए पहले मैं और क्वेश्चंस लिख देता हूँ, तब एक ही साथ एक ही कंसेप्ट में सारे को सिमट दूंगा। ठीक है, अब जैसे सम ऑफ इवन नंबर ऐसे ही रहेगा, 2 + 4 + 6 प्लस अप टू 100। ठीक है, इसी तरह से सम ऑफ ऑड नंबर है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस अप टू कितना ले लूँ 99 ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए उसके बाद सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ n मतलब कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ ले लूँ जैसे मान के चलिए 15 + 30 + 45 + 60 अप टू 1500। ठीक है, अब देखिए आपने अभी तक जो भी फॉर्मूला याद किए होंगे, जो भी कंसेप्ट पढ़े होंगे, ठीक है, अभी जो बताऊंगा, ठीक है, अभी जो बताऊंगा आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपने एक यूनिक चीज पढ़ा है, और आपको लगेगा कि हाँ ये कहीं न कहीं माइंड गेमिंग चीज है, और यही आपको लॉजिकल डेवलपमेंट करा सकता है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। तो ये जितने भी चीज लिखा है ना, एक चीज दिख रहा होगा सारे क्वेश्चंस में, ठीक है, कि जितने भी क्वेश्चंस है सब में जो गैप है टर्म्स और कंजक्यूटिव टर्म्स में, वो सेम दिख रहा है। सेम मतलब जैसे अगर इस क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है, तो 1 2 3, तो हर कंजक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस एक होता है, एक है। इसी तरह से इसमें अगर देखेंगे तो 2 4 6 2 2 का गैप है। इसी तरह से इसमें भी 1 3 5 7 2 2 का गैप है। इसी तरह से इसमें अगर देखेंगे तो 15 30 45 15 15 का गैप है। कितने का? 15 15। जब भी ऐसा पैटर्न दिख जाए जहां पर गैप सेम हो, क्या हो? गैप सेम हो, कुछ नहीं करना, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से ऐड कर देना है। कैसे करना है ये लिखिए, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, इफ सीक्वेंस, इफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, डिफरेंस ऐसे इफ डिफरेंस, या फिर गैप लिख लीजिए, डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, ct मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स सेम रहे, क्या रहे? सेम रहे, या फिर गैप जो है सेम रहे, गैप जो है सेम रहे, क्या रहे? गैप जो है सेम रहे। ठीक है, मतलब यहाँ देखिए गैप कितने है, 1 1 का गैप है, इसमें 2 2 का गैप है, इसमें 2 2 का गैप है, इसमें 15 15 का गैप है कि नहीं है? तो जब भी ऐसा हो जाए तो उसके सम कितने होंगे? तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट नंबर बराबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, और डिवाइडेड बाई 2 करना है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू n करना है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है ना। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 इंटू n क्या है? n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है। क्लियर है? क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए अब इसको करिए, अब एक लाइन का आंसर है। ठीक है, एक लाइन का क्या है? फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर 100 है,
तो 1 + 100 कितना 1 + 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स n नंबर ऑफ टर्म्स दिख रहा है ना, ठीक है। हाँ, तो कितना हो गया इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट नंबर की पहले क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर 1 है, 1 + 100 कर दिया डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितना 1 से लेके 100 तक कितना होगा 100 टर्म्स होगा, 100 टर्म्स काट दिया, ये हो गया 50 और ये हो गया 101 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 50 कितना हो गया 50 आपका आंसर हो जाएगा। कितना होगा 50 आपका आंसर हो जाएगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर कितना है 2 है, लास्ट नंबर कितना है 100 है, तो 2 + 100 करना है, 2 + 100 डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, देखिए दो दो का गैप है। देखिए जब ऐसा समझ में नहीं आए कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, तो आपको जो यूपीएससी कुछ क्वेश्चंस का हिंट दे देगा, कुछ टर्म्स तक आपको कर लेना है। जैसे 2 4 6 तक अगर देख रहे हैं तो कितने टर्म्स हैं 3 टर्म्स हैं, कितने टर्म्स 3 टर्म्स। कैसे आया, तो लास्ट नंबर में 2 से अगर डिवाइड करेंगे, देखिए एक चीज़ और, जितने का गैप रहे ना उतने से डिवाइड कर दीजिएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 का गैप है, तो लास्ट टर्म में अगर 100 है लास्ट टर्म, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, 50 आएगा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ क्या करना है 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब कितना होगा, इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 25 हो गया, ये हो गया 102 इंटू 25, कितना हो गया 25, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 25 फिर 5 और फिर 25 का 25, ठीक है 25 हो गया, 2500 कितना हो गया 50 हो गया, कितना हो गया 2550, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है 2550, ठीक है। हाँ ठीक है। अब तीसरा क्या है, तीसरा 1 + 3 + 5, तो देखिए कितना है, फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर 1 प्लस लास्ट नंबर कितना है 99, तो 99 से ऐड कर दीजिए डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। अब देखिए ऐसे सीधा देखिए 99 है, तो 99 में 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो एक ऐड कर दीजिए, एक ऐड करने के बाद 100 हो जाएगा, 100 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। अब इसको काट पीट दीजिए, 100 डिवाइडेड बाई 2 और 2 इंटू सॉरी 100 डिवाइडेड बाई 2 50 हो गया, और 50 इंटू 50 ये हो गया आपका कितना 2500, 50 इंटू 50 2500 आपका आंसर हो गया, कितना हो गया 2500। अब देखिए ये आया कहाँ से, तो देखिए एक चीज आप गौर कर रहे होंगे, ये 50 आया ना काट पीट के, 50 इंटू 50 आ रहा है, तो आप याद किए होंगे न सम ऑफ ओड नंबर n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर होता है। तो देखिए ये आया कहाँ से, इसी फॉर्मूले से आया, इसी कॉन्सेप्ट से आया है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन से आया, ठीक है। तो ये भी, अब इससे पहले आपने किसका पढ़ा है सम का पढ़ा था, तो सम में कितना आया था, देखिए ये आया था, इतना आया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने क्या किया, ठीक है। हाँ, तो ये 51, यहाँ 51 इंटू 50 आया, तो यानी कि n + 1 इंटू एन, ये सम ऑफ किसका है इवन नंबर का, सम ऑफ इवन नंबर का n इंटू n + 1, ठीक है, सम ऑफ इवन नंबर, ठीक है। ये आया कहाँ से, इसी एक फॉर्मूले से आ रहे सारे, ठीक है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ n, यानी कि देखिए इस टाइप, जैसे एग्जांपल लिया है 15 30, ठीक है। फर्स्ट नंबर कितना 15, लास्ट नंबर कितना 1500 डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कीजिए कितना होगा, है ना,
जितना का मैंने क्या बोला, जितने का गैप होगा लास्ट नंबर में उतने से डिवाइड कर देना है। तो 1500 में 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1500 में 15 से अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1500 में अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। तो ये हो गया 100, ठीक है। अब इसको काट पीट दीजिए, ये होगा, काट देंगे तो 50 आएगा, और ये हो गया 1515। कितना हो गया, 1515 इंटू 50। ये आपका आंसर कितना हो जाएगा, 15 जीरो, पाँचे 25, पाँचे 25, 5 2 7, 7 पाँचे 25, ठीक है, और 5 2 7, 75,750 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 75,750 आंसर, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है ना, और आपको करके लाना है, ठीक है। अब देखिए इसी टाइप से, अब देखिए ये तो मैंने स्टार्टिंग से लिया है, ये मैंने स्टार्टिंग से लिया है, जरूरी नहीं है कि वो आपको स्टार्टिंग से ही दे, ठीक है। और दूसरी बात, इसका यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछेगा इसके एप्लीकेशन पर ज़्यादा फोकस करेगा। ऐसे पूछेगा जैसे मान के चलिए एक बुक है, ठीक है, एक बुक है जिसमें कितना जिसमें कितने पेज हो, मतलब 500 पेज है, ठीक है, 500 पेज है, और कहेगा कि उसमें से एक पेज जो है ना, यानी कि n नंबर ऑफ पेज दे देगा, ठीक है, n नंबर ऑफ पेज दे देगा, और कहेगा उसमें से एक पेज फट गया, ठीक है, एक पेज फट गया, और उसका टोटल सम दे देगा। फटने के बाद अगर उसको काउंट किया गया है, सम किया गया है, तो कुछ दे देगा, मतलब जो उसका सम आएगा, ठीक है। तो अब पूछेगा कि वो पेज का नंबर क्या था। अब देखिए एक पेज का मतलब हो गया 2 साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, तो वो नंबर बताना। जैसे मान के चलिए एक पेज 50 में और 51, 50 और 51 पेज फटेगा, ठीक है, यानी इस साइड 50 और उस साइड 51 वो फटेगा। तो 50 और 51 का सम कितना हुआ, 101। 101 माइनस करना है, ठीक है, मतलब वो मैं क्वेश्चन लेके समझाऊंगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन पे फोकस, लेकिन कहाँ से लाया है, इसी से लाया है। देखिए वो जो आपने पढ़ा है ना, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन, यानी कि एन इंटू एन प्लस 1, ठीक है, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। इससे वो क्वेश्चंस बनेगा, इसी का एप्लीकेशन है। तो हम बताएंगे उसको भी, फिलहाल कंसेप्ट को बूस्ट करना है और चीज़ों को लर्न करना है, लर्न साथ में है ना, रिवाइज भी मल्टीपल टाइम्स करने हैं। बिना रिवीजन के आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है, बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा, क्लियर है। तो इसलिए आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द सम। अभी नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, समझ में आ जाए, कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि 52 प्लस 54 प्लस 56 अप टू 200, अप टू 200। दूसरा क्वेश्चन है 51 प्लस 53 प्लस 55 अप टू 99। चलिए ठीक है, 99 है ना। फिर तीसरा क्वेश्चन है 1 प्लस 2 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। चलिए ये नहीं तो ये जैसे है 101 प्लस 111 110 कर दीजिए, ठीक है, 110 प्लस 103 प्लस 112
प्लस 105 प्लस 105 प्लस 114 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है, डैश 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 100, फिर यहाँ लिखिए 201 प्लस प्लस यहाँ तक करना है, 201 तक करना है, ठीक है। लास्ट टर्म जो है 201 तक जाएगा, ठीक है। ये अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ मैं एक हिंट दे देता हूँ। ये जो है ये इस तरीके से जा रहा है, एक छोड़ के है ना, इससे, ठीक है। इसी तरह से ये जा रहा है 110 112 114 इस टाइप से। तो इसका पहले आपको निकालना, अलग अलग करके एक सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। दोनों को अलग करके फिर सम करना है, ठीक है। दोनों का सम करके ऐड कर देना है, ठीक है। ये हिंट है, क्लियर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन लिखिए। चौथा क्वेश्चन कि चौथा क्वेश्चन ऐसे है 20 प्लस 40 प्लस 60 अप टू 600 पांचवा क्वेश्चन ये है कि 20 प्लस 1 प्लस 40 प्लस 2 प्लस 40 प्लस 2 प्लस 60 प्लस 3 अप टू ये अप टू कितना तक दे दूँ, 100 तक। 100 तक मतलब ये वाला टर्म्स जा रहा है 100 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब ये कहाँ तक जाएगा कहना, आप वो उसको भी आपको निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, और करके कल आपको बताने हैं, ठीक है। चलिए आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। डेली आपको 1 घंटे का क्लास लेना है, ठीक है। और इतना समझ में आ गया, इससे देखिए इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आएगा और वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हम धीरे धीरे कराएंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। और देखिए इस चीज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लोगों तक फैलाइए, ठीक है, ताकि हर किसी का हेल्प हो सके। हमारा कोशिश है कि कंप्लीट CSAT आपको अवेलेबल करा दिया जाए, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं उनको ये बताइए कि यहाँ है ना, और चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा के, है ना, JK डेमोक्रेटिक IAS है ना, सर्च कीजिएगा तो भी आएगा। और क्या कहते हैं, है ना, वैसे लिंक ठीक है, मतलब सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा। डेली आपको एक लेक्चर मिल जाएगा। और मेरा ये भी कोशिश है कि एक कंप्लीट क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट का एक लेक्चर बनाया जाए। वो लंबा होगा, आपको एक रफ्ते में एक ही बार में निपट सकते। एक 20-25 घंटे का लेक्चर होगा, जिसमें सारे कंसेप्ट करके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको हम करेंगे, ताकि आपको वहाँ से सारा चीज़ डील हो जाए, ठीक है। एटलीस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरे वीडियो जो लंबा वीडियो होगा उसमें सारे PYQ मतलब UPSC का और उसके इर्द गिर्द जो भी टॉपिक्स बन सकता है उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। तो वहाँ से आपको वो करना है, ठीक है। तो PYQ भी डील करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट भी। और एक वीडियो होगा जिसमें जहाँ से 80 to 90% क्वेश्चन वहीं से अराइज होता है, उसका करेंगे। यानी जिस टॉपिक से करता है उसको कंसेप्ट बताते हुए, PYQ को करते हुए वो सारे चीज़ डील कर लेंगे, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए आज यहीं रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। और शेयर कर दीजिए बच्चे धूम के, ठीक है।